दोस्तों नमस्कार। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और इसको लोग खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर के लोग तरह तरह के कैप्शंस भी लिख रहे हैं। ये जो तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बगल में ओम बिरला साहब हैं, लोकसभा के स्पीकर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी जो हैं राहुल गांधी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल ये जो पिक्चर है और उनके सामने आप देखेंगे कि अमित शाह बैठे हैं और राजनाथ सिंह बैठे हैं और बाकी जो नेता हैं वो बीजेपी के बहुत सारे नेता बैठे हैं, अन्य पार्टियों के भी कुछ नेता बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है, दरअसल ये तस्वीर लोकसभा के अंदर का है, जब ओम बिरला साहब, ये जो बजट सत्र हुआ है ये समाप्त हो गया है। इसके समापन के पश्चात एक तरीके से अब सभी नेताओं को उन्होंने टी के लिए, चाय के लिए बुलाया कि चाय पर आप लोग आइए और हम लोग यहाँ बैठेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। उसी दौरान ये तस्वीर खींची गई और इसको शेयर किया गया। एक और दूसरी तस्वीर है, थोड़ा सा नज़दीक से अगर आप इसको देखेंगे, राहुल गांधी का तस्वीर और वहाँ पर ओम बिरला साहब और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। इसको भी काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर के तरह तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी एलओपी है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में है। उनका अंदर का जो एक आत्मविश्वास है वो अलग ही लेवल का है एकदम। मतलब उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाव भंगिमा है वो बहुत ही खुशी वो दिखा रहा है कि बहुत ही खुश हैं, मतलब उस तरीके के। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा जब आप देखेंगे, जो ओम बिरला साहब है, खैर उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मोदी जी का जो फ़ोटो है, जो इनका लुक है, उसको देख कर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो इतने उदासीन क्यों हैं, क्यों उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। सरकार में हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन कर के नेहरू जी की बराबरी कर चुके हैं, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है। क्या वो राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी के समक्ष वो असहज महसूस कर रहे हैं? तमाम तरह की बातें जो है वो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इससे हट करके और भी कुछ बात करना चाहते हैं। बजट सत्र ख़त्म हो गया और ये जो पूरा सत्र था बजट सत्र का, इस दौरान जो पूरा संसद का माहौल था, लोकसभा का माहौल था, राज्यसभा का माहौल जो था, वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ था। और पूरे सत्र के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो विपक्ष है, यानी कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनका पलड़ा भारी रहा है और वो सत्ता पक्ष पर लगातार हावी रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। इस दौरान, इस सत्र के दौरान जितने भी मुद्दे सदन के अंदर उठे, उन सभी मुद्दों पर जो सत्ता पक्ष है, जो मोदी सरकार का पक्ष है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आया। और जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो आगे नज़र आए, वो बढ़त बनाते हुए नज़र आए और हर मोर्चे पर जो सत्ता पक्ष है, जो मोदी जी के जो सरकार है, वो एक तरीके से विफल नज़र आई। अगर सबसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन वाला बिल था, उस पर जेपीसी का गठन करना नरेंद्र मोदी की पूरी जो 2014 से लेकर अभी तक का जो करियर है उसमें बड़ी हार है। आज तक से नरेंद्र मोदी ने किसी भी विधेयक को लेकर के जेपीसी गठन की बात तो बहुत दूर है, वो जेपीसी का जे भी नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन ये विपक्ष की मजबूती है और सत्ता पक्ष की ये कमजोरी है, जिसके वजह से उस बिल को लेकर के, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के मोदी जी को जेपीसी बैठाने की बात माननी पड़ गई कि नहीं, इसके लिए जेपीसी बनेगा। मामला यहीं तक नहीं रुका दोस्तों। इस पूरे सत्र के दौरान, दरअसल इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो
दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। एक ओम बिरला साहब हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और एक जगदीप धनखड़ साहब हैं जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस पूरे सत्र के दौरान तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी, सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया गया सरकार को। उसके साथ ही साथ ये जो दो महानुभाव हैं, जगदीप धनखड़ साहब और ओम बिरला साहब, इनका जो काम करने का तरीका रहा है इस सत्र के दौरान, उसको लेकर के काफ़ी आलोचना की गई है। और मैं सबसे पहले जगदीप धनखड़ साहब के बारे में 2-3 इंसिडेंट, बहुत ही लेटेस्ट ये घटनाक्रम है, अब पिछले 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें हुए हैं, बहुत पीछे मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन के अंदर अंदर जब पहला चीज़ जो हुआ विनेश फोगाट के मामले को लेकर के, जब राज्यसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने विनेश फोगाट के मामले को लेकर के एक खुली चर्चा का डिमांड किया सभापति से राज्यसभा के अंदर। और विनेश फोगाट का नाम सुनते ही जो धनखड़ साहब हैं वो एकदम फायर हो गए, एकदम गुस्सा हो गए, और इस कदर गुस्सा हो गए कि बहुत सारी बातें कहने लगे, और कहते कहते लास्ट में वो अपनी कुर्सी को, अपनी आसन को छोड़ करके कुछ वक्त के लिए बाहर चले गए। मकसद क्या था? मकसद यही था कि विनेश फोगाट के मामले पर सरकार घिरने वाली थी, वहाँ पर सरकार के कुछ मंसूबों का खुलासा होने वाला था, बहुत सारे सवाल होने वाले थे इस मामले को लेकर के कि जिस षड्यंत्र की बात की जा रही है उस षड्यंत्र का खुलासा हो सकता था अगर सदन के अंदर चर्चा होती तो। और इसीलिए यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने बीजेपी को बचाने की, नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश की, और सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस पूरे मामले पर चर्चा ही नहीं होने दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने इससे भी बहुत बड़ा ब्लंडर किया। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि इस देश के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मतलब कि पिछले 50 सालों का उनका राजनीतिक करियर रहा है, इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और उस व्यक्ति को जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा के अंदर ये बोलते हैं कि खड़गे जी, मैं जानता हूँ कि आप इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। सोचिए कि ये जो भाषा है जगदीप धनखड़ की, एक वरिष्ठ नेता के लिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहे हैं जगदीप धनखड़ कि आप इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाने की आप कोशिश कर रहे हैं। कितना ये गैर जिम्मेदाराना, कितना असंसदीय, कितना अमर्यादित बात कही जगदीप धनखड़ ने, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी जो सबसे लेटेस्ट घटना रही वो जया बच्चन को लेकर के रही। राज्यसभा के अंदर जया बच्चन और जगदीप धनखड़ साहब के बीच में एक नोक-झोंक हुई, और जया बच्चन जो है वो इनके टोन को लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे कि जिस टोन में आप बात कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ और मुझे बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आता है, मुझे चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ना आता है, और जिस तरीके के एक्सप्रेशन के साथ, जिस टोन के साथ आपने ये बातें कही है वो स्वीकार्य नहीं है, वो असंसदीय है। और मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी बात पर जो धनखड़ साहब हैं वो एकदम फिर से आग बबूला हो गए, और वहाँ पर जया बच्चन को, जो कि 5-6 बार की MP हैं राज्यसभा के अंदर, उनको ये पाठ पढ़ाने लगे, और यहाँ तक बोल दिए कि अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूँ। सोचिए, इस चीज़ को लेकर के पूरा जो विपक्ष था उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, और फिर बाहर निकल करके जया बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। वहाँ पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी, और उन्होंने तमाम बातें वहाँ पर रखी जगदीप धनखड़ को लेकर के। और यही कुछ जो रवैया है, और अब जो है एक खबर निकल करके ये भी आ रही है कि जगदीप धनखड़ के को लेकर के इनके खिलाफ जो है इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं।
सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ ओम बिरला साहब हैं, जो काम राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, वही काम ओम बिरला साहब लोकसभा के अंदर एक स्पीकर के तौर पर कर रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ आप दोनों में देखेंगे कि जैसे ही विपक्ष का कोई भी नेता बोलना शुरू करता है, ये लोग या तो उसका माइक बंद कर देते हैं या फिर उसको रोक टोक करना शुरू कर देते हैं कि आप बैठिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं विपक्षी सांसदों को जैसे कि विपक्ष के सांसद नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये जो बिरला साहब हैं या जो जगदीप धनखड़ साहब हैं ये प्रिंसिपल हों। इस तरीके से विपक्ष के लोगों को ट्वीट करते हैं और इनका जो मकसद है ये सब चीज़ें करने का, जो भी ये कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी की नज़र में पॉइंट बनाना है, नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी वफादारी को साबित करना है कि मैं आपका वफादार हूँ, मैं आपको आपकी सुरक्षा के लिए आपके ऊपर कोई आँच नहीं आए इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए संविधान की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, नियम कानून सबको मैं तोड़ सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, सिर्फ आपको बचाने के लिए। एक बात जो कही जाती है, हिंदुस्तान की जो संसदीय परंपरा है उसके अंदर, जो लोकतांत्रिक परंपरा उसके अंदर कही जाती है कि जो भी व्यक्ति जब लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठता है या जो व्यक्ति राज्यसभा के सभापति के कुर्सी पर बैठता है तो उससे ये उम्मीद होती है, बेशक से वो किसी न किसी पार्टी का होता है, जिसकी सत्ता होती है उसी का होता है जनरली, लेकिन उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर के काम करेगा, क्योंकि उस कुर्सी की एक मर्यादा है, उस कुर्सी का एक डेकोरम है और उस गरिमा को, उस मर्यादा को पालन करेगा और सदन के अंदर जो भी है, सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों, सबको बोलने का बराबर मौका देगा, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ एक एक सांसद इस देश के जनता का प्रतिनिधि है। इस देश की जनता ने चुन करके उसको संसद में इसलिए भेजा है ताकि वो उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को, उनके सवालों को वहाँ पर उठा सके। और ये जो महानुभाव लोग हैं, जगदीप धनखड़ साहब हों चाहे ओम बिरला साहब हों, ये उसी आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यही, अगर आप किसी सांसद को, किसी एमपी को बोलने से रोक रहे हैं, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप देश के अंदर एक जनसंख्या, तकरीबन जो एक एमपी होता है वो 10 से 15 लाख के बीच की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप उस जनसंख्या का, जो 10 से 15 लाख की जनसंख्या है, उसके आवाज़ को कहीं ना कहीं आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अक्षम्य अपराध है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा, और ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कि जगदीप धनखड़ जैसे लोग या ओम बिरला जैसे जो लोग हैं, ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं, जिनको कि अपने कर्तव्यों के बारे में पता नहीं है। एक व्यक्ति के महिमा मंडन में या एक व्यक्ति की चाटुकारिता में या एक व्यक्ति की गुलामी करने में ये लोग इतना लीन हो चुके हैं कि इनको लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और संविधान की अवहेलना करने में भी इनको कोई हिचक नहीं होता है। इनको अपने पद की गरिमा और मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों को, जो कि ये एक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में उस कुर्सी पर बैठ कर के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ऐसे व्यक्तियों का इस तरह के पदों पर बैठना उचित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।